सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है, काफी सारे लेसन्स ऑलरेडी बच्चों मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है और हम लोगों ने शुरू किया था लेसन नंबर 4 जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे लिखा हुआ होगा। सही है, देखो ऑलरेडी काफी चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं, हम कर चुके हैं काफी सारे चैप्टर। तो अभी तक अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर अभी तक हमारी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई, हम क्या करें क्या नहीं करें। बच्चों पढ़ाई करो, ठीक है। अगर आपकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है तो पढ़ाई को शुरू करो, क्योंकि शॉर्टकट कुछ नहीं होता जिंदगी में। जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट लेने से आपको कभी कोई अच्छे रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर आपको बेटर बनना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, सो यू हैव टू कीप डूइंग वर्क रेगुलरली। समझ रहे हो? आपको रोज काम करना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। सही बात है, ठीक है। सो मोटिवेटेड रहो, पढ़ते रहो, चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा के रखो। सही है। केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोग के लिए मिल रहे होंगे आप लोग को, पर साथ ही साथ बच्चों आप लोग के जो बायोलॉजी है, आप लोग के जो फिजिक्स है और मैथ्स है, वो सब कुछ ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारे इसी चैनल के ऊपर। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे बायोलॉजी फिजिक्स मैथ्स सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सही है, बायोलॉजी मैंने ही पढ़ाया था लास्ट ईयर, सो वो पूरा का पूरा आप लोग को बायोलॉजी वहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, लेसन बाय लेसन हर एक लेक्चर। सही है, तो चीज़ों को देखो, समझो, पढ़ो अच्छे से, क्योंकि समय काफ़ी कम रह गया है। ऑलमोस्ट दिवाली आ चुकी है। सही है, और दिसंबर के बाद जनवरी में आप लोग के प्रीलिम्स शुरू हो जाएंगे, और प्रीलिम्स के बाद तो कोई पढ़ने के लिए तो टाइम मिलता नहीं बिल्कुल भी। सही है ना, प्रीलिम्स शुरू हो जाएंगे, फिर आप एग्जाम दोगे, फिर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फिर आपको असाइनमेंट्स लिखने पड़ेंगे, इंटरनल एग्जाम, दुनिया भर की चीज़ें होने लगती है। तो आपको समय पर बिल्कुल भी पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सही है, और फेब में आपकी एग्जाम आ जाएगी। सो उस समय को रिवीजन के लिए ही रखो और अभी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो एकदम 4th गियर में। सही है, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है, कुछ कोई भी अगर डिस्ट्रैक्शन है, कोई फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन है, कोई भी अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसे दूर रखो। ठीक है, अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, यही मेरा कहना है बच्चों आप सभी से। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ऑलरेडी मैंने आपको बताया और कई सारे लेक्चर इसके बारे में ऑलरेडी अपलोडेड है, जैसा कि आपको देख रहे होंगे कि दिस इज द लेक्चर नंबर 12। तो इसका मतलब और भी 11 लेक्चर हमारे चैनल पर है। अगर नहीं देखा है तो देखेंगे पहले उन लेक्चर्स को, और उसके बाद बच्चों जम करेंगे इस लेक्चर के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेस लॉ पर खत्म किया था। हेस लॉ मैंने आपको थोड़ा सा बताया था और फिर हम लोगों ने उस लेक्चर को एंड किया था। तो आज हम लोग उसी को पकड़ेंगे, हेस लॉ को ही पकड़ेंगे। ठीक है, उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि हेस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, हेस लॉ के ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो हेस लॉ को पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कैसे सॉल्व करना है वो समझेंगे, और फिर हम लोग बढ़ेंगे बच्चों आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, यहां से हम लोग बिल्ड करेंगे हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। सही है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा, पर अभी से हम लोग उसको बिल्ड करना शुरू करेंगे कि भैया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्या क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किस बारे में बात करता है। सही है, सो उसी के ऊपर हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में भी थोड़ी बहुत ही बातें करेंगे। सही बात है, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और बात आपको बता दूं कि आपने हमारे एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर से डाउनलोड कर लेंगे, और यदि आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी केमिस्ट्री से बायोलॉजी से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं वहां पे जो अपने डाउट्स मेरे साथ रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। सही है बच्चों, तो चलो चालू करते हैं हेस लॉ पढ़ना। ठीक है, आ जाओ। देखो हेस लॉ के बारे में लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको मैंने चीजें बताई हुई थी, कुछ चीजें मैं आपको वापस समझाता हूं, एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो हेस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, पहले हेस लॉ समझो क्या होता है। देखो हेस लॉ कहता है बच्चों कि ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन की जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज है, किसी भी रिएक्शन की जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज है, वो हमेशा इक्वल रहती है। किसके? वो हमेशा इक्वल रहती है बच्चों एंथैल्पी चेंज ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लो, एक सेकेंड, इसका मतलब समझो बच्चों। अगर मान लो आपके पास कोई है कंपाउंड ए, और आपका ए कंपाउंड
इसमें कन्वर्ट हो रहा है डी में। तो मान लो दिस इज द रिएक्टेंट, सपोज दिस इज द रिएक्टेंट, और ये है बच्चों आपका प्रोडक्ट, ये है आपका प्रोडक्ट, और इसको इससे कन्वर्ट होने में यहां पे कुछ एनर्जी लगी होगी, दैट इज डेल्टा आर नॉट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप आर को यहां लिख दो या फिर आप आर को यहां लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहां पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, मैंने एक्स लिख दिया, सही बात है। कुछ भी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर हो सकती है जब आपका एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहा हो। पर आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये देखा होगा कि जो रिएक्शंस होते हैं ना बच्चों, वो डायरेक्टली कभी कभी नहीं प्रोसीड करते, डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनाते, उसके अंदर एक बड़ा मैकेनिज्म होता है। पहले आपका एक प्रोडक्ट, एक आपका रिएक्टेंट थोड़ा सा एक बॉन्ड तोड़ेगा, फिर दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, दूसरे से तीसरे में कन्वर्ट होगा, तीसरे से चौथे में कन्वर्ट होगा, और तब आगे चल के आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, सही है। तो मान लो कभी कभी अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, आई टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द अबव रिएक्शन, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे पहले आपका ये जो ए रिएक्टेंट था ये डायरेक्टली डी में नहीं कन्वर्ट होगा, ये कभी पहले बी में कन्वर्ट होगा, फिर आपका बी सी में कन्वर्ट होगा, एंड देन ये सी आगे चल के बच्चों डी में कन्वर्ट होगा। हम लोग रिएक्शन तो एक ही दिखा देते हैं कि आपका ए डी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पर डायरेक्टली ए का डी के अंदर कन्वर्जन नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले आपका ए बी में कन्वर्ट होगा, बी सी में कन्वर्ट होगा, और देन आपका सी डी फॉर्म करेगा। तो यहां पे आपका ये रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट, पर इसके बीच में भी बहुत सारे स्टेप। जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा था तो भैया कुछ एनर्जी लगी होगी, दैट इज डेल्टा H1 में नाम दे देता हूं। यहां पे जब बी आपका सी में कन्वर्ट हो रहा होगा, यहां पे आर लगा दो, डेल्टा RH2 डाल दो नाम। जब ये सी डी में कन्वर्ट हो रहा होगा तो यहां पे आपकी कुछ एंथैल्पी लगी होगी, डेल्टा RH3 लगी होगी बच्चों, सही है। तो देखो ये जो रिएक्शन है जो मैंने ऊपर लिखी है, दिस रिएक्शन इज द ओवरऑल रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलूंगा बच्चों में, ओवरऑल रिएक्शन। मतलब आपका ए डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है डी के अंदर, पर ये जो स्टेप दिखाया ना मैंने, ये आपका स्टेप वाइज है। ये जो रिएक्शन है आपका क्या है, स्टेप वाइज, कि भैया आपका ए डायरेक्टली डी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, आपका ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बी सी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर सी आपका लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट आपका डी बन रहा है। तो हेस लॉ क्या कहते हैं, हेस लॉ ये कहते हैं बच्चों कि आपका ये जो ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी है, सपोज दैट इसको मैं लिखता हूं डेल्टा आर एच नॉट से, सपोज दैट ये जो आपका ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी है ये इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा किसके, पता है, इन सारे स्टेप्स के एंथैल्पी के समेशन को। मतलब अगर आप इसके एंथैल्पी, इसके एंथैल्पी, इसके एंथैल्पी को ऐड कर दोगे ना तो ये ओवरऑल एंथैल्पी के बराबर आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो मतलब यहां पे आएगा डेल्टा आर H1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा RH3, समझ रहे हो, ये H3, ये वाला H3। तो मतलब जब आप तीनों को प्लस कर दोगे तो मतलब स्टेप का जो एंथैल्पी है उसका एडिशन किसके इक्वल होता है बच्चों, ओवरऑल एंथैल्पी के बराबर होता है। और यही कहते हैं आपके हेस अंकल जी, ठीक है। पढ़ो इस स्टेटमेंट को वापस, क्या कहते हैं बच्चों, द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज, ठीक है, जो भी आपका ओवरऑल एंथैल्पी चेंज है, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग विद डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा H है तो इट मींस चेंज इन एंथैल्पी, सही है। तो ये डेल्टा का मतलब चेंज होता है, ओवरऑल चेंज। हम लोग H कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, मैंने आपको सिखाया था पहले लेक्चर्स में कि आप H कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर आप चेंज इन H कैलकुलेट कर सकते हो, आप चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हो, सही बात है, ठीक है। सो वही चीज यहां पे भी लिखी है, द ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज रिएक्शन होती है बच्चों, वो हमेशा इक्वल होती है किससे, द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो जो मैंने अभी आपको सिखाया वही हेस अंकल ने एक छोटे से प्यारे से स्टेटमेंट में दे दिया, और इन्होंने कहा कि ये मेरा लॉ है, ये मैंने बनाया है। तो इस लॉ को हम लोग ने क्या बोला बच्चों, हेस लॉ, ठीक है। इस लॉ को हम लोग ने क्या बोला। अब इसके कई सारे एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस के अंदर बच्चों हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स इन दिस टॉपिक, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जरा अपने दिमाग में रखेंगे। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, जस्ट अ सेकेंड, ओके नाउ गुड। अब जरा बच्चों इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन को देखो। मान लो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन, और आपको दिया हुआ है कि बच्चों ये है ओवरऑल रिएक्शन,
आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिखा हुआ है, सपोज दैट दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, और ये जो दो रिएक्शन दिए हुए ना बच्चों, ये आपको स्टेप्स दिए हुए, दीज आर द स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन। सही है, सही है, ये आपके स्टेप्स दिए हुए। आपको स्टेप्स का एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, ठीक है। मान लो आपको जो पहली वाली रिएक्शन है उसका -x दिया हुआ है, मतलब माइनस में वैल्यू दिया हुआ है। जो आपकी दूसरी वाली रिएक्शन है उसका मान लो +y, मतलब प्लस में वैल्यू दिया हुआ है। सही है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी। इट्स मीन यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा RH नॉट, ठीक है। मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है। अब हेस्ट लॉ से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि सर क्या करना है हमको। बहुत ही सिंपल है, अगर हमको ये कैलकुलेट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को ऐड कर देना है। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो मतलब इसका आंसर मिल जाएगा। यही हमारा हेस्ट लॉ है। सो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू हेस्ट लॉ डेल्टा RH और H नॉट इज इक्वल टू इसका 1 प्लस इसका 2, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। पर बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो यहां पे कुछ चीजें आपको दिक्कत देने वाली लगेंगी। कैसे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, अगर आप देखेंगे ध्यान से, इफ यू कैन सी, यहां पे आपका जो A है ये रिएक्टेंट के साइड में, दिस इज द रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज द प्रोडक्ट साइड। सही है ना, ये आ रहा है ना फ्रेम में, हाँ आ रहा है। सही है। सो बच्चों आपका यहां पर जो A है ये रिएक्टेंट के साइड में है, पर अगर आप स्टेप्स में देखोगे तो स्टेप्स में आपका A किस तरफ है बच्चों, प्रोडक्ट की तरफ है। इस स्टेप्स में अगर आप देखोगे तो आपका A किस तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ है। तो मतलब आपको इस स्टेप को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस स्टेप को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। आप इस स्टेप को डायरेक्टली इसके अंदर कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पर जो आपका A है प्रोडक्ट की तरफ है और यहां पर आपका जो A है वो रिएक्टेंट की तरफ है। तो अगर आपको इसके हिसाब से स्टेप्स बनाने हैं तो आपको इसके हिसाब से ही रिएक्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो B, यहां पे B रिएक्टेंट की तरफ है और यहां पर आपका B देखो रिएक्टेंट की तरफ है। मतलब इस रिएक्शन को आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, पर इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। सो सपोज दैट इसका मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसका मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 फॉर एन एग्जांपल। सो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, सबसे पहले रिवर्सिंग द रिएक्शन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट वाले को क्या करोगे बच्चों, आप रिवर्स करोगे, तभी आपका A रिएक्टेंट में जाएगा। तो कैसा हो जाएगा आपका रिएक्शन, A प्लस D क्या देगा बच्चों, A प्लस D क्या देगा, C प्लस E। चलो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग ये भी कर लोगे। पर बच्चे एक और मिस्टेक कर देते, इसके बाद क्या करते पता है, अगर आप कोई भी रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो, अगर आप कोई भी रिएक्शन को, ध्यान से सुनेंगे ये बात, अगर आप कोई भी रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो तो उसका जो डेल्टा H का वैल्यू है ना बच्चों, वो भी रिवर्स हो जाता है। क्या रिवर्स हो जाता है, वैल्यू चेंज नहीं होगा, बस साइन रिवर्स हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू अब पॉजिटिव में है, अगर ये वैल्यू अभी नेगेटिव में दी हुई है, तो जब आप इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे ना, सो इन दैट कंडीशन आपको ये वैल्यू पॉजिटिव में डालनी पड़ेगी। मतलब अगर यहां पर नेगेटिव था तो यहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। ये बच्चे भूल जाते हैं करना, बच्चे ये करना भूल जाते हैं। बच्चों को ये तो दिखता है, चलो हाँ A आपका रिएक्टेंट साइड में है, यहां पे A आपका प्रोडक्ट साइड में, तो इसको रिवर्स कर दो, चलो रिवर्स करके लिख देते। पर अगर आप इस चीज को रिवर्स कर रहे हो ना, सो आपको इसके जो डेल्टा H का वैल्यू है उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसका साइन चेंज नहीं करोगे ना बच्चों, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ रहे हो, बच्चे एक्चुअल में करते क्या है, सोचते हैं इतना इजी तो सम है, बड़ा इजी सम है, क्या कर, कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर दो, खत्म, कहानी, मिल गया आंसर। यही सोचते बच्चे। एडिशन करना है, एडिशन तो हम लोग चौथी में सीखे थे, पर बच्चे यहां पर फंस जाते हैं। वो इस रिएक्शन को रिवर्स करने के बाद इस साइन को चेंज नहीं करते। तो जब भी आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे, यू हैव टू चेंज द साइन। और जब आप रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर रहे हो तो आपको साइन एज इट इज लेना। जैसे मान लो ये वाला रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में देखो B रिएक्टेंट साइड में, B रिएक्टेंट साइड में, सो क्या मुझे रिवर्स करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। तो मैं इस रिएक्शन को एज इट इज लिखूंगा, E प्लस B गिव्स क्या दिया बच्चों, D। और इस कंडीशन में आपका डेल्टा RH यहां पे पॉजिटिव में है, तो यहां पे भी आप क्या लोगे बच्चों, पॉजिटिव में ही लोगे, क्योंकि आपने रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया है।
सही है। अब कुछ नहीं, आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे, पूरे रिएक्शन को ऐड कर दोगे, जो अपोजिट साइड में है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो देखो अपोजिट साइड में क्या क्या है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, तो ये ई और ई कैंसिल हो गया। सही है, व्हाइट में चलो, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, तो अपोजिट साइड में बच्चों कैंसिल हो गया। जो कैंसिल हो जाता है अपोजिट साइड में उसे कैंसिल कर दो, जो चीज बची उसे एज इट इज लिख दो। देखो यहाँ पे क्या बचा आपका ए, तो ए लिख दो। यहाँ पे और क्या बचा, ए प्लस बी लिख दो, ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या बचा बच्चों आपका सी लिख दो। मिल गया आपको ओवरऑल रिएक्शन, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। और अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड करना है, और आपको यहाँ पे डेल्टा एच आर का वैल्यू, समझ में आई बात। तो ये चीज आपको समझाना सिखाना बहुत जरूरी था न्यूमेरिकल करने से पहले। अगर मैं आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल में सब समझा देता तो शायद आप गोबर हो जाते, मतलब समझ नहीं पाते। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, याद रहेगा ना ये साइन चेंज करना याद रहेगा ना, बिल्कुल नहीं याद रखोगे तो मार खाओगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों न्यूमेरिकल, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आ जाओ, लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी बुक से ही उठाया गया है, और ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ चुका है। ये वाला आया था कि इसके बाद वाला आया था, शायद इसके बाद वाला आया था, पर कोई बात नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। क्या है बच्चों, कैलकुलेट, पेन चेंज करना, कलर ये वाला लेते हैं या फिर रेड लेते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब देखो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको इस लेसन के ऊपर, ज्यादातर वहां पे एंथैल्पी से रिलेटेड यही क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। पर आपको नजर रखना है, अगर बॉन्ड्स क्या वैल्यू दिए हुए, अगर ऐसा दिया हुआ है कि H प्लस HCl का बॉन्ड वैल्यू इतना है 261 मान लो इतना है, फिर आपको Cl प्लस C का दिया हुआ है, कुछ कुछ वैल्यू दिया हुआ है। अगर बॉन्ड्स की वैल्यू दी हुई है तो वहां पे बॉन्ड एंथैल्पी वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर रिएक्शंस दिए हुए हैं और इनकी एंथैल्पी दी हुई है तो उस टाइम पे आपको हेस लॉ लगाना है, उस टाइम पे आपको हेस लॉ लगाना है। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या बोला है बच्चों, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, कंप्लीट रिएक्शन, आपको बच्चों एक कंप्लीट रिएक्शन दी हुई है, और इस कंप्लीट रिएक्शन का ओवरऑल एंथैल्पी आपको निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी यू हैव टू कैलकुलेट। क्या क्या दिया हुआ है आपको, दो स्टेप वाली रिएक्शन दी हुई है, और ये दोनों दिया हुआ है, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। सही है, क्या करना है आपको, आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द रिएक्शन। चलो आ जाओ देखते हैं क्या है ओवरऑल रिएक्शन, कौन सा है बच्चों, 2Fe प्लस 3/2 ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट, ये आपका सॉलिड स्टेट में था, सब लिखो जितनी चीजें दी हुई है, और आपका Fe2O3 सॉलिड स्टेट में मिला। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। और इसी का आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना है, यानी आपका डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू क्या है, यही आपकी फाइंड करनी है आपको ओवरऑल रिएक्शन की। ठीक है, कौन कौन सी चीजें दी हुई है, दो रिएक्शन दिए हुए बच्चों। सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है आपका, दो एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में प्लस Fe2O3 गिव्स 2Fe प्लस, अच्छा ये एस में ना, हाँ, प्लस Al2O3, ये आपका कौन सा, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और इसकी भी देखो डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, -845.6 दिख नहीं रहा है वहां पे ना, नीचे लिख देता हूँ, -845.6 किलो जूल। सही है। दूसरा कौन सा रिएक्शन है, 2Al सॉलिड स्टेट में, बिल्कुल सही। फिर आपका 3/2O2 बिल्कुल सही, गैसियस स्टेट में, बिल्कुल सही। फिर आपका Al2O3 कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट। इसका डेल्टा आर एच का नॉट का वैल्यू कितना है बच्चों, इसका है -1670 किलो जूल। सही है ना, कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी, क्या कोई गड़बड़ी है, -48, हाँ गड़बड़ी है, बिल्कुल है। क्या है बच्चों, आते नहीं हो तुम लोग, 7.6 किलो। सही है, यहां तक चीजें सही है, सही है। अब आ जाओ सॉल्यूशन देखो, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, यहां पर बच्चों जो आपका Fe है ये रिएक्टेंट साइड में है,
पर अगर आप अपनी पहली इक्वेशन को ही देखो तो आपका ये Fe प्रोडक्ट साइड में आ गया है। तो व्हाट वी हैव टू डू, सोचो जरा, थिंक व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिवर्स द इक्वेशन नंबर 1। मान लो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, तो आप क्या करोगे, यू विल रिवर्स इक्वेशन 1 और यू कैन से रिएक्शन नंबर 1, पहले रिएक्शन को आप रिवर्स कर दो। तो क्या हो जाएगा अगर आपने रिवर्स किया तो बच्चों, 2Fe प्लस Al2O3 गिव्स 2Al प्लस Fe2O3। वो सॉलिड लिक्विड यहाँ पे मेंशन करना, मैंने किया नहीं है, सही है। अब देखो अगर आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बच्चों आपको नेगेटिव में दिया हुआ है, तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, सही है। इसको मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार चाहिए तो, मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा जगह नहीं है तो मिटा रहा हूं, चलो सही है। और डेल्टा एच की वैल्यू मैं इधर लेफ्ट में लिख रहा हूँ, आपको राइट में लिखना है, आपको हमेशा राइट में वैल्यू लिखनी है, ठीक है, लेफ्ट में कभी मेरे साथ वैल्यू मत लिखना, पर मेरे को जगह वैसी मिल रही तो क्या करें बच्चों। और इसका डेल्टा आर एच नहीं निकाल, उल्टा हो गया, डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू क्या हो गई, अब देखो ये नेगेटिव में थी, अब ये पॉजिटिव में आ जाएगी, 847.6 किलो जूल, सही है। दूसरी रिएक्शन में देखो, यहाँ पे 3/2 ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट साइड में है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड में है, तो क्या इस रिएक्शन को रिवर्स करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दो 2 एल्यूमिनियम सॉलिड में प्लस 3/2 O2 गिव्स Al2O3, और इसकी वैल्यू क्या है, चेंज होगी क्या, नहीं, इसकी वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं, तो डेल्टा आर एच क्या हो जाएगा आपका -1670 किलो। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू ऐड, यू हैव टू बच्चों ऐड, ठीक है। इसको राइट में लिखना है आपको अपनी बुक में, मैंने यहाँ पे लेफ्ट में लिख दिया गलती से। चलो क्या होगा, क्या होगा, अब देखो जो चीजें सेम है वो कट जाएंगी। यहाँ पे देखो Al2O3 रिएक्टेंट साइड में है, यहाँ पे Al2O3 आपका प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, सही है। और क्या कट सकता है बच्चों, यहाँ पे देखो 2 एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड में है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम प्रोडक्ट साइड में, तो ये यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, बिल्कुल सही। और क्या कट सकता है, और तो कुछ नहीं कट सकता है, तो डायरेक्ट लिख दो 2Fe, यहाँ पे बचा 2Fe प्लस यहाँ पे क्या बचा 3/2 O2 गिव्स, यहाँ पे क्या बचा Fe2O3। यही आपकी फाइनल रिएक्शन है, देखो यही आपकी फाइनल रिएक्शन है, टैली कर लेने का हमेशा, यही आपकी फाइनल रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने लगाया पॉजिटिव, ठीक है भैया पॉजिटिव, पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, साइन हमेशा बड़े का रहेगा, तो माइनस कर लो 1670 माइनस 847.6, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0.0, सही है। माइनस करो कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा 10, 10 में से इधर आया 4, इधर आएगा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर आ गया आपका 6, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे आ गया नहीं यहाँ पे तो 16 ना, 16 में से 8 गया 8, 822.4। क्या मेरा आंसर सही है, क्या मैंने गलती से सही कर दिया, लेट मी चेक बच्चों, कभी कभी मेरे से गलती भी हो जाती है। 822.4 सही है, सही है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ गया बच्चों, -822. ये मिल गया आपका डेल्टा आर एच नॉट, किसका, ओवरऑल का, इसका वैल्यू मिल गया। तो आप यहाँ पे लिख दो -822.4 किलो जूल, आपको मेंशन करना है किलो। कितना आसान था, कितना आसान था, बहुत आसान है, बहुत, कुछ है ही नहीं, क्या है, कुछ नहीं है। खाली आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब आप रिवर्स कर रहे हो ना इक्वेशन, तो आपको वैल्यू की साइन चेंज करनी है। अगर ये माइनस है तो आपको यहाँ पे प्लस करना। स्क्रीनशॉट ले लो, डन, लेट्स मूव, आ जाओ आगे। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, ये भी बहुत आसान है, आ जाओ देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलो बात करते हैं, क्या हुआ बच्चों यहाँ पे, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अभी मैं पूरा रिएक्शन नहीं लिखने वाला, आपके सामने रिएक्शन है, जो चीज को रिवर्स करना पड़ेगा बस मैं उसी को लिखूंगा। चलो सही बात है,
क्या दिया है बच्चों आपको? कंप्लीट रिएक्शन दिया हुआ है, आपका टोटल यानी ओवरऑल रिएक्शन दिया हुआ है, ओवरऑल रिएक्शन दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और यहां पे कुछ स्टेप्स दिया हुआ है। अब देखो यहां पर ओवरऑल रिएक्शन की ये वैल्यू है और आपको स्टेप्स की वैल्यू क्या क्या दी हुई है। ऐसा ही देखो, सबसे पहला स्टेप ये है, इसकी वैल्यू यहां दी है, फिर दूसरा स्टेप ये है, इसकी वैल्यू यहां दी है, फिर तीसरा स्टेप ये है, इसकी वैल्यू यहां पे दी है और आपको ओवरऑल रिएक्शन फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। देखो ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले आप देखो कौन सा रिएक्टेंट साइड पे है, कौन सा प्रोडक्ट साइड पे। यहां पे SiO2 रिएक्टेंट साइड पे है, यहां पे SiO2 प्रोडक्ट साइड पे है। तो सबसे पहला आपको देख के ये लग रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पहली ही इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं मैं, रिवर्सिंग इक्वेशन, या फिर यू कैन से इक्वेशन और रिएक्शन 1। ठीक है, तो मतलब आपको पहले वाले को ही रिवर्स करना पड़ेगा। पहले वाले को रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे SiO2, ये वाला SiO2 यहां पे आ जाएगा सॉलिड में, गिव्स Si इन गैसियस स्टेट प्लस O2 इन गैसियस स्टेट। ये वैल्यू नेगेटिव में है, अब इस वैल्यू का क्या होगा, अब ये वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव, सो 911 किलो। सही बात है, ठीक है, एकदम इजी है। फिर दूसरा क्या है बच्चों, देखो यहां पे 3 मॉलिक्यूल ग्रेफाइट के, 3 मॉलिक्यूल ग्रेफाइट के हैं। यहां पे देखो यहां पे भी रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल ग्रेफाइट के, यहां पे भी रिएक्टेंट में 3 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ग्रेफाइट का। तो भैया रिएक्टेंट है, प्लस हो जाएगा, बाद में 3 बन जाएगा। मतलब बाकी रिएक्टेंट को आपको सेम नहीं करना, बाकी रिएक्शन को एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, सो लिख लो, यहां पे कुछ नहीं करना, सेम है। 2 कार्बन ग्रेफाइट और ऑक्सीजन गिव्स 2 CO गैसियस स्टेट में, और इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। कितना वैल्यू है बच्चों, -221 किलो जूल। सही है, दूसरा वाला भी चेंज नहीं होगा। तो Si प्लस कार्बन गिव्स SiC का डेल्टा H का वैल्यू कितना है, डेल्टा RH नॉट का वैल्यू कितना है बच्चों, बहुत आसान है, -65.3 किलो। कुछ नहीं करना, ऐड कर दो बस, ऐड, सब ऐड करना है। क्या हो जाएगा, देखो यहां पे देखो, यहां पे SiO2 है, बिल्कुल है। क्या आपके रिएक्शन में है, बिल्कुल है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ हाँ सही है ना, सही है ना, देखो आपके रिएक्शन में भी बिल्कुल, जो चीजें सेम सेम है उसे काट दो। देखो यहाँ पे SI है राइट साइड में, यहाँ पे SI है लेफ्ट साइड में, तो इसे काट दो, सोचो नहीं, सीधा काट दो, इसको काट दो और इसको काट दो। फिर क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है राइट साइड में, यहाँ पे और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन, काट दो, कुछ नहीं, सोचने का ही नहीं, काट देने का, खत्म, बस अब चीजें लिख दो। तो SiO2 यहाँ पे एक ही बचा, प्लस देखो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, तो क्या हो जाएगा 3 कार्बन, गिव्स क्या बचा है बच्चों, SiC, और यहाँ पे क्या बचा है आपका 2CO। क्या यही थी ओवरऑल रिएक्शन, देखो क्या यही थी आपकी ओवरऑल रिएक्शन, बिल्कुल यही थी। क्या करना है, बस आपको इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है और इसको माइनस करना है। मतलब आपकी वैल्यू क्या है लास्ट में, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 911 माइनस 221 माइनस 65.3, बस आपको ये वैल्यू फाइंड करना और आपको मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखो 911 माइनस 221 क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, इधर 11 आ गया, 11 में से 2 गया 9, इधर आ गया 8, 8 में से 2 गया 6, तो 690 वापस माइनस करो किससे 65.3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे आएगा 9, इधर आएगा बच्चों 4, यहाँ पे 8, 2 और 6, सही है। तो 624.7 किलो। अगर गलत आंसर है तो माफ कर दे बच्चों, पर कैलकुलेशन कर लो, वही आंसर आने वाला है मेरे हिसाब से। ये है बच्चों आपका न्यूमेरिकल। कितना आसान न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ध्यान देना है रिवर्सिंग के समय। जब आप रिवर्स करें तो वैल्यू को भी रिवर्स करें, और रिवर्स ना करें तो वैल्यू को भी रिवर्स ना करें, बस यही आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, खाली प्लस माइनस का खेल। अगर ये न्यूमेरिकल आ गया जो कि
अक्सर आ जाता है एग्जाम में, तो आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे, फ्री के, समझ रहे हो, फ्री के मार्क्स है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, चले आगे। चलो अब देखो बच्चों, हेस लॉ वाला टॉपिक तो यहां पे होता है खत्म। अब यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में कुछ बातें, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हम लोग बिल्ड करेंगे किसके लिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, ठीक है। हम लोग यहां से बातें शुरू करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसके आगे एंट्रोपी के बाद आप पढ़ोगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आखिरकार सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, क्यों जरूरत है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, क्या जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था क्या वो फेल हो गया, क्या उसकी कही हुई बातें सच नहीं है, बिल्कुल सच है भैया, क्यों नहीं सच। तो भाई हमें क्यों जरूरत पड़ी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो पहले इन चीजों को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तभी आपको ना चीजें थोड़ा सा बेटर तरीके से दिमाग में घुसेंगी, ऐसा मैं कह सकता हूं कि तब आप समझोगे कि आप क्यों पढ़ रहे हो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तब आप समझोगे कि आप एंट्रोपी क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हमें पहले लिमिटेशन जानने पड़ेंगे कि भैया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहां पर फेल हो गया और क्यों हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाना पड़ा और उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आ जाओ बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां से चीजें ना मजेदार हो जाएंगी, मजा आएगा पढ़ने में। सुनो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लिमिटेशन की बातें करते हैं। क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही तो हम लोग पढ़े थे ना, मैंने आपको पढ़ाया था। लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था कि ऑल द एनर्जी इन द सिस्टम और यू कैन से ऑल द एनर्जी इन द यूनिवर्स आर कांस्टेंट। इस दुनिया में जितनी भी एनर्जीज हैं बच्चों वो सारी की सारी कांस्टेंट है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बिल्कुल सही, यही था ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सही है कि आपका एनर्जी, इस दुनिया में जितनी भी एनर्जी है सब कांस्टेंट है, आपके सिस्टम में जितनी भी एनर्जी सब कांस्टेंट है, पर आप एनर्जी को ना बना सकते हो, नॉट यू कैन डिस्ट्रॉय द एनर्जी, आप एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते। बस आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। इसके एग्जांपल दे, बहुत सारे एग्जांपल है, देखो बहुत सारे एग्जांपल है। अगर आपके घर में लाइट है, ठीक है, लाइट तो होगी ना, तो कैसे वो लाइट कैसे जल रही है, आपके घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में, तो आपकी लाइट जल जाती है। सिमिलर वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके फैन में जाती है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो घूमने लगता है, सही बात है ना। वही काइनेटिक एनर्जी मान लो आपके हीटर में जाती है तो वो गर्म हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे अलग 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 फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जहां पर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल सही बैठता है, ठीक है। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल सही था बच्चों कि आपकी एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी कहां से, इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग बना रहे हैं ना, हम लोग प्लांट डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट डालते हैं, कहीं थर्मल पावर प्लांट, कहीं कोल पावर प्लांट, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। सो वी कैन क्रिएट एनर्जी बट वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी। बच्चों देखो, जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग कोल यूज करते हैं, ठीक है, कोयला यूज करते हैं। कोयला क्या है, कोयला इज अ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। कोयले को जलाते हैं, थर्मल एनर्जी निकलती है, उस जब आप जलाओगे तो उससे उसका जो पानी होता है ना, वहां पे हम लोग पानी रखते हैं बॉयलर के अंदर, वो पानी भाप बन जाता है, जो भाप की वेपर्स उड़ रही है वो काइनेटिक एनर्जी, समझ लो। फिर वो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है बच्चों, टरबाइन को रोटेट करती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, टरबाइन क्या करता है, जनरेटर से कनेक्टेड रहता है, तो जनरेटर क्या करेगा, आपका काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो देयर इज ऑलवेज अ कन्वर्जन, हमेशा बच्चों आपकी एनर्जी क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। बिल्कुल सही। आप तो बोलोगे सर हम तो लिमिटेशन पढ़ने चाहते थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, और आप तो इतनी तारीफें कर रहे हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। बच्चों देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्रिप्टिव नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्रिप्टिव नहीं है। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मान लो मेरे पास एक आइस है, आइस, ठीक है, मैंने बर्फ लिया, बर्फ को बाहर रख दिया ऐसे यहीं पे, तो क्या बर्फ में, क्या बर्फ के अंदर क्या होगा, बर्फ कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, वाटर के अंदर। आपका आइस जो है वो लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
सॉलिड कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। यहां पर इसने क्या किया, इसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की, बिल्कुल सही। आपका जो डेल्टा एच की वैल्यू है ये वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, बिकॉज इट एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि आपकी रिएक्शन हो गई। अगर मैं आपके थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ से पूछूं कि भैया क्या ये रिएक्शन हो सकती है, तो आपका फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कि आपने क्या किया, आइस लिया, आइस के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, कितनी एनर्जी होती है, ऑलमोस्ट 4.5 किलो जूल कुछ एनर्जी होती है ना, 4.5 4.6 किलो जूल एनर्जी कन्वर्ट एब्जॉर्ब करता है आपका आइस और कन्वर्ट हो जाता है वाटर के अंदर। अगर मैं यही चीज किससे पूछूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पूछूं कि क्या ये कन्वर्जन हो सकता है, ये बोलेगा बिल्कुल हो सकता है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। पर वहीं अगर मैं पूछूं बच्चों, अगर मैं वहीं पूछूं कि मेरे पास वाटर है लिक्विड और इसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है नॉर्मल, जैसा मैंने आइस को रखा था नॉर्मल ऐसे बाहर, वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, वैसे ही मैंने आइस वाटर को रखा, तो क्या ये आइस में कन्वर्ट होगा, क्या ये आइस में कन्वर्ट होगा। जब तक मैं इसको फ्रिज में ना रखूं तब तक क्या आपका वाटर ऐसे ही रखने से क्या वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा। पर अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ना, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हाँ भैया ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी कैन एब्जॉर्ब ऑल्सो, एनर्जी कैन रिलीज ऑल्सो। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये रिएक्शन भी पॉसिबल है और ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। पर हमें पता है ना, हमें पता है ना बच्चों कि आपके नेचर में, फ्री नेचर में, अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर रूम टेम्परेचर आपकी यही वाली रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ये वाली रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, सही बात है ना। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से दोनों रिएक्शन प्रोसीड करेगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, आपने लिया वाटर और आपने लिया शुगर, ठीक है, आपने लिया चीनी और आपने लिया पानी। आपने चीनी और पानी को घुल एक साथ डाल दिया, कुछ समय के बाद क्या होगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मतलब इसने कुछ अमाउंट ऑफ डेल्टा एच क्या किया, एब्जॉर्ब या रिलीज, कुछ भी किया होगा, कुछ भी किया होगा, ये रिएक्शन बच्चों प्रोसीड हो गई, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है, ये रिएक्शन बच्चों प्रोसीड हो गई। मैंने पूछा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि क्या ये रिएक्शन होगी, तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, बिल्कुल होगी, ये रिएक्शन बच्चों आपकी आराम से हो जाएगी, जो कि हम भी मानते हैं। पर अगर मान लो बच्चों इस सॉल्यूशन को मैंने ऐसे ही रखा, ऐसे ही रखा रहा सॉल्यूशन को, तो क्या इसके अंदर से अपने आप कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकल के ये वाटर और शक्कर अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, यहां पे भी देखो, यहां पे मान लो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी तो ये कन्वर्ट हो गया होगा सॉल्यूशन में। मान लो यहां से कुछ एनर्जी रिलीज हो जाए, अगर एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो फिर से आपका वाटर और शुगर एक साथ आ जाने चाहिए, मतलब अलग अलग हो जाने चाहिए ना। तो मैंने पूछा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि क्या ये पॉसिबल है, इस सॉल्यूशन में से एनर्जी निकल के ये वाटर और शुगर अलग हो सकते। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है हाँ ये भी पॉसिबल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही ऊपर ऊपर से बात करता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही ऊपर ऊपर से बात करता है कि एनर्जी कैन क्रिएटेड इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कर लो भाई, किसी भी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट कर लो, फर्स्ट लॉ बोलता है हो सकता है। समझ रहे हो। मैं आपको बोलता हूं, ये मिटा दूं मैं, ये मिटा दूं मैं, थोड़ा सा ये वाला ऊपर वाला मिटा। मैंने आपको बोला बच्चों कि जो आपका एंथैल्पी है, या फिर आप मान लो द रिएक्शन या फिर मान लो पानी का फ्लो है, ठीक है, पानी का जो फ्लो है वो हमेशा हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे गैस है, गैस यहाँ पे एक चेंबर है, इसमें गैस है और इसको मैं कनेक्ट कर दूं दूसरे चेंबर से, यहाँ पे भी कुछ अमाउंट ऑफ गैस होंगे। अगर मान लो मैंने इसको बंद रखा है, यहाँ पे गैस ए है, यहाँ पे गैस बी है, अगर मैंने इस चेंबर को यहाँ से ओपन कर दिया तो ये दोनों गैस एक दूसरे में चले जाएंगे, सही बात है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल थी, क्या ये दोनों गैस मिक्स हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे। पर क्या ये दोनों रिएक्शन गैसेस अपने आप सेपरेट हो जाएंगी, क्या मैं इसको बंद करूंगा तो ये गैस अपने आप इधर इधर हो जाएंगी, नहीं हो सकता।
बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी पॉसिबल है। तो मतलब समझ रहे हो ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि एनर्जी किसी से भी कहीं से भी जा सकती है। ठीक है, एनर्जी जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है अगर हम नॉर्मली रख दो। ठीक है, हाई एनर्जी लो एनर्जी, डेल्टा एच रिलीज हो रहा है, बट ये बोलेगा कि नहीं भैया कभी कभी डेल्टा एच एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, वो भी फिजिबल है। समझ रहे हो? ठीक है, सो यहां से हमको ये समझ में आता है कि आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ये सही तो है, ये सही तो है, पर ये हमें ये नहीं बताता कि कौन सी रिएक्शन होगी नेचर में और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। समझ रहे हो? कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, ये हमको बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइडिया नहीं दे पा रहा था। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में बच्चों हमको कोई भी आइडिया नहीं दे पा रहा था। उसके अकॉर्डिंग हर रिएक्शन होगी, जिस भी रिएक्शन में आपकी हीट इन्वॉल्व है, जिस भी रिएक्शन में आपका टेम्परेचर इन्वॉल्व है, एनर्जी इन्वॉल्व है, उस हर रिएक्शन में वो हर रिएक्शन आपकी प्रोसीड करेगी। पर हमने क्या देखा, नेचर में ऐसा नहीं होता। नेचर में अगर आप नॉर्मली मैं यहां पर पानी रख दूं तो वो अपने आप हीट को लूज करके आइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ठीक है, सो हमने क्या समझा कि बच्चों दो प्रकार की प्रोसेस है। हमने यहां से क्या सीखा बच्चों कि दो प्रकार की प्रोसेस है। एक प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एक प्रकार की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और एक को हम लोग कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, समझ में आई बात? तो एक प्रकार की प्रोसेस है आपकी स्पॉन्टेनियस और एक को हम लोग कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब बच्चों वो है कि जो अकर होगी आपके सिस्टम में, मतलब आपके नेचर में जो प्रोसेस होती है जिसके पास टेंडेंसी है, ठीक है, जिस प्रोसेस के पास टेंडेंसी है कि वो अपने आप हो जाए, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझाऊंगा, अभी आगे लिखवाऊंगा तो समझाऊंगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे बच्चों आपका आइस कन्वर्ट होता है वाटर के अंदर, जैसे आपका सॉल्ट डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, ठीक है, आपका शुगर डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर। सही है? और कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती है? नॉर्मली कोई भी रिएक्शन जो आपके आसपास हो रही है, ठीक है, जैसे मान लो कार्बन है, उसको मैंने थोड़ा सा ऑक्सीजन दे दिया, थोड़ा सा इग्नाइट कर दिया तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? सो दीज आर सम रिएक्शंस जो नेचर में अपने आप अकर होते हैं, खुद से होते हैं। समझ रहे हो? ऐसे रिएक्शंस को बच्चों हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, और जनरली ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होते। ठीक है, अगर ऐसा है कि आपका आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर के अंदर, तो क्या वाटर अपने आप आइस में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। दीज प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, दीज प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट दिस। हम कैसे पहचाने, हम कैसे पता करें बच्चों कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस की बात ही नहीं की। नॉन स्पॉन्टेनियस बच्चों वो रिएक्शन है जो नेचर में अपने आप नहीं होती, जिसके ऊपर आपको कंटिन्यू एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, पहली बात तो क्या है, ये डज नॉट ऑकर बाय इटसेल्फ, ये खुद से नहीं होगी। आपको क्या लगाना पड़ेगा? कंटिन्यूअस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। कंटिन्यूस बच्चों आपको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस। समझ में ये बात? ठीक है, तो नॉर्मली आपकी रिएक्शन क्या होती है कि भैया आपका हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट होता है। सही बात है ना, हमेशा चीजें हाई से लो की तरफ भागती हैं। तो ये आपका क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर आपका लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाए कोई रिएक्शन, समझ रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे मान लो आइस है, या फिर मान लो नॉर्मली आपका वाटर है, तो वाटर अगर अपने अंदर से एनर्जी निकाल के खुद को आइस में कन्वर्ट कर दे और वो कन्वर्ट होते ही रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रिज। ठीक है, आपके घर पे फ्रिज होगा, तो फ्रिज क्या करता है? फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर के कंपैरिजन बहुत कम है। ठीक है, फ्रिज के अंदर
2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर होता है, कभी कभी माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। सही है, तो फ्रिज क्या कर रहा है, वो पहले से ठंडा है, बाहर गर्मी है, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था बच्चों, नॉर्मली ये कि बाहर की जो एनर्जी है वो अंदर एब्जॉर्ब होगी और अंदर का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हाईयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर नॉर्मली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी चाहिए थी। पर फ्रिज क्या करता है, कंटिन्यूस प्रेशर लगाता है, कंटिन्यूस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस डालता है, हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं ना, तो वो विद द हेल्प ऑफ दैट क्या करता है पता है, पहले से वो ठंडा है, फिर भी उसके अंदर जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो भी अमाउंट ऑफ हीट है, फिर भी वो उसको निकालते रहता है और एनर्जी को कहां से ट्रेवल करता है बच्चों, लो टू हाई ट्रेवल करवाता है। समझ रहे हो, लो है फिर भी एनर्जी को रिलीज कर रहा है और लो होते जा रहा है, फिर भी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। दिस इज नथिंग बट अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो खुद से नहीं होगी, जिसको कराने के लिए बच्चों आपको कंटिन्यूअस, ये वर्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तो इसमें भी होता है, अगर मैं बोलूं कि आपका कार्बन और ऑक्सीजन जब जला रहे हो, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो भैया आपको माचिस तो लगानी पड़ेगी ना, आग तो लगाना पड़ेगा, मतलब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा रिएक्शन, यू हैव टू इनिशिएट द रिएक्शन, बट आगे की रिएक्शन अपने आप होगी, आगे वो अपने आप जल जाएगा, पूरा जंगल जल जाएगा, बट इनिशिएशन तो आपको करना पड़ेगा। बट यहां पर कंटिन्यूअस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देना पड़ेगा, जब तक आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दोगे तब तक आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चलेगा, जैसे ही आपने बंद कर दिया आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। सो ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले, वी विल स्टडी बच्चों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर स्पॉन्टेनियस। सही बात, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, आगे चले आ जाओ। अब देखो लेट्स स्टडी स्पॉन्टेनियस या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखो स्पॉन्टेनियस को ही मैंने बोला इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो खुद से रिवर्स नहीं होते। ठीक है, इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इसका डेफिनेशन कैसे बोलोगे बच्चों, तो आप लिखोगे एनी प्रोसेस which have a tendency to occur तीन स्टेटमेंट है। सबसे पहला बाय इट्स ओन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके पास ये टेंडेंसी है, जिसके पास ये अर्ज है, क्षमता है। समझ रहे हो, जो क्या होगा बच्चों, जो अकर होगा बाय इट्स ओन, खुद से अकर होगा। ठीक है, बाय प्रॉपर इनिशिएशन, मतलब आपने किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट कर दिया और फिर वो आगे बढ़ने लगा, खुद से होने लगा। जैसे मान लो आपने जब चम्मच और शक्कर को मिलाया तो आपने थोड़ा सा उसको घुमाया ना, मतलब आपने थोड़ा सा उसको इनिशिएट किया, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, वो खुद ही अपने आप क्या हो गया, रिएक्शन डिसॉल्व हो गया। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट बाय क्या था, हाँ, अंडर गिवन कंडीशन, कुछ कंडीशन भी होनी चाहिए। अगर आप -50 डिग्री पे लेके जा रहे हो और आप बोलो माइनस सर मैं तो देखो सर्बिया में खड़ा हूँ, आप मेरे को वीडियो कॉल करोगे, सर देखो मैं सर्बिया में खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे हाथ में देखो बर्फ है, ये तो पिघल ही नहीं रहा। आप तो बोल रहे थे कि बर्फ को ऐसे ही रख दो, वो तो पिघल जाता है, वो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, पर यार ये तो पिघल ही नहीं रहा, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपकी कंडीशन ही सही नहीं है, वो रूम टेम्परेचर नहीं है, वो -50 डिग्री सेल्सियस है। समझ रहे हो, तो नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए। अगर यहीं पे मान लो मैं एकदम ठंडा पानी ले रहा हूँ, एकदम चिल्ड वाटर ले रहा हूँ, उसके अंदर शुगर को मिलाऊं तो फिर तो वो नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, सो यू हैव टू बी अ स्पेसिफाइक विद अ गिवन कंडीशन, आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए बच्चों, और उसी कंडीशन में आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप होगी। उसको थोड़ा सा इनिशिएशन दे दोगे, पूरी की पूरी प्रोसेस अपने आप होती है, एंड अंडर अ गिवन कंडीशन। इसी तरीके से आपका जो अपोजिट, इसका अपोजिट यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है बच्चों, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको कंटिन्यूअस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देना पड़ता है, कंटिन्यूअस उसके ऊपर काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, तब वो रिएक्शन होती है। सही बात है ना, ठीक है। जैसे तुम लोग जो पढ़ाई करते हो, क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, तुमको कोई बार बार चिल्लाएगा, मारेगा तो नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है, बार बार चिल्लाएगा, टोकेगा, मम्मी बोलेगी पढ़ ले, बार बार एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आएगा, तब तुम पढ़ोगे, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, तुम्हारी पढ़ाई नॉन स्पॉन्टेनियस। सही है ना। वहीं जो डिस्ट्रैक्शंस है, यूट्यूब चला लो,
यूट्यूब पे तो वैसे तुम वीडियो देख ही रहो, इंस्टाग्राम चला लो, ठीक है, रील स्क्रॉल कर लो, समझ रहे हो, खेलने चले जाओ, आज पबजी खेल लो, BGMI खेल लो, समझ रहे हो, ये सारी क्या है, ये सब स्पॉन्टेनियस है। अगर आपको कोई बोला, हल्का सा ही बोला ना आजा भाई खेलते हैं, तो आप तुरंत चले जाओगे भैया, प्रॉपर इनिशिएशन मिला आपको, तुरंत आप गेम के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, समझ में आ रही है बात, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, पढ़ाई करना है, ठीक है, समझ रहे हो। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर दोज प्रोसेस बच्चों जो खुद से होते हैं, बाय इट्स ओन होते हैं, अपने आप होते हैं। प्रॉपर इनिशिएशन, थोड़ा सा इनिशिएट कर दोगे, रिएक्शन अपने आप चलेगी। जैसे मैंने आपको बोली थी ना कार्बन प्लस ऑक्सीजन वाली, क्या बनता है, CO2 बनता है। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी आग लगानी पड़ेगी शुरू में, तभी तो वो ऑक्सीजन लेके बाकी वो काम अपने आप खुद कर लेगा, बाकी CO2 अपने आप बनेगा। इसी तरीके से मान लो जब आप हाइड्रोजन और हाफ ऑफ H2 को मिलाओगे, और किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, वाटर में कन्वर्ट होता है, बट आपको हल्का सा वहां पे इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ता है, झटका देना पड़ता है, तब ये रिएक्शन इनिशिएट होती है और वाटर में कन्वर्ट होने लगता है। समझ रहे हो, समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और यू कैन से रिवर्सिबल प्रोसेस। सही बात है, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अब यहां से हमको कुछ चीजें समझनी है। अब हम, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया कि अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बेस सेटअप कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उन खामियों को पूरा करेगा जो फर्स्ट लॉ ने क्रिएट की थी। फर्स्ट लॉ कह रहा था कि सब चंगासी, सारे रिएक्शन होंगे इस दुनिया में, जितने भी कन्वर्जन है सब होंगे, आइस वाटर बनेगा, वाटर आइस बनेगा, सब होगा बच्चों, कुछ नहीं दिक्कत की बात नहीं है। बट हम लोग को नहीं देखा, हम लोग ने ये देखा कि भैया आइस तो वाटर बन जा रहा है, वाटर तो वाटर वेपर में भी कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर आप वाटर रख दो, अपने समुद्र का जो पानी होता है वो अपने आप वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, पर क्या वेपर अपने आप वापस वाटर में कन्वर्ट होती है? बारिश का नहीं बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वही वेपर क्या अपने आप वापस कन्वर्ट होती है वाटर के अंदर? नहीं। तो भैया देयर आर सम रिएक्शंस जो स्पॉन्टेनियस है एंड देयर आर सम रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है बच्चों, समझ में आई बात? कुछ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, कुछ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। यही हमको बताने की कोशिश करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको यही समझाता है कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तीन चीजों का इस्तेमाल करेगा, तीन चीजों का, ठीक है, लिखवा दूं क्या? देखो, सेकंड लॉ ऑफ, ये पढ़ाऊंगा मैं तुम लोग को आगे, अभी हम लोग सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स तीन चीजों पे बात करेगा बच्चों, और तीन चीजों के हिसाब से ये आपको समझाएगा कि कौन सी चीजें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। सबसे पहले ये समझाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, बट मैं आपको अभी चीजें समझाऊंगा एंथैल्पी के बारे में अभी इसी लेक्चर में। फिर ये आपको बताएगा एंट्रोपी के बेस पे, कभी कभी एंथैल्पी फेल हो जाती है, बताऊंगा मैं आप लोग को, तो हम लोग पढ़ेंगे एंट्रोपी के बेस पे, समझेंगे एंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एस, ठीक है, रैंडमनेस, पढ़ेंगे इसको भी हम लोग। और लास्ट में ये इन दोनों को कंबाइन करके एक चीज बताएगा जिसे हम लोग कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। यहां से आप फाइनली ये बता पाओगे यस दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। हमको एक क्लियर कट रूल चाहिए ना भैया, ऐसा तो नहीं कि सर सारे रिएक्शन का होने का वेट करूंगा मैं तब बताऊंगा, नहीं, मैं इन चीजों को स्टडी करके बता सकता हूं कि हाँ ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, समझ रहे हो, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि क्या एंथैल्पी डिसाइड करती है कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। लेट्स स्टडी, ठीक है। सो एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी दैट वी हैव टू स्टडी। देखो, आज तक हमने जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी है, जितनी भी साइंस पढ़ी है, हम लोग ने एक चीज वहां पे सीखी है बच्चों, कि इस दुनिया में जितने भी कंपाउंड है, जितने भी एलिमेंट है, वो सब स्टेबल होना चाहते हैं। सबके सब क्या होना चाहते हैं बच्चों? स्टेबल। सबके सब क्या होना चाहते हैं बच्चों? स्टेबल होना चाहते हैं। और स्टेबल होने के लिए हर कंपाउंड क्या करता है? अपनी एनर्जी को लूज करता है, ठीक है। हमेशा वो लो एनर्जी, हमेशा वो लो एनर्जी चाहता है, सही बात है ना, हमेशा वो लो एनर्जी चाहता है। अगर आपका एक कंपाउंड एनर्जी को लूज कर रहा है, इसका मतलब वो स्टेबल हो रहा है। तो अगर मान लो आपका ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, कोई भी एक रिएक्शन है, और जब ये कन्वर्ट हो रहा था ना बच्चों, तो इसने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया,
ने क्या किया बच्चों, अपनी एनर्जी को लूज कर दिया। तो इन दिस कंडीशन आपका जो डेल्टा एच का वैल्यू होगा बच्चों वो नेगेटिव आएगा, है ना। डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कम है इनिशियल ज्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब आपका नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर आपकी रिएक्शन अगर आपका चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब आपकी रिएक्शन क्या है बच्चों, आपकी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। आपकी रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। तो मतलब यहां से हम कह सकते हैं, इन दिस सिचुएशन हम लोग यहां से बता सकते हैं कि जो रिएक्शन हीट को रिलीज करेगी, एनर्जी को रिलीज करेगी, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और जो रिएक्शन हीट को ट्रैप कर रही है वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। कई सारे इसके एग्जाम्पल भी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपका जो HCl है, ठीक है, आपका जो HCl है, नहीं HCl वाला नहीं, बहुत ज्यादा रिएक्शन, एक सेकेंड बच्चों, हाँ सही है, जो अभी मैंने आपको सिखाया था, भूल जाता हूँ कभी कभी, कोई बात नहीं। जो मैंने अभी आपको रिएक्शन दिखाया था, जो आपका H2 है, जब ये कन्वर्ट हो कंबाइन होगा दो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो ये कन्वर्ट होगा बच्चों किसके अंदर, H2O में कन्वर्ट होगा, सही है। और इसका जो डेल्टा H का वैल्यू होता है वो होता है -280 किलो जूल, एंड दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बिल्कुल सही, सही है। एक और एग्जांपल है, जब आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ठीक है, जब आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है बच्चों, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में। और यहाँ पे भी आपका जो डेल्टा H है दैट इज नथिंग बट समवन अराउंड -400 किलो जूल, सही बात है। सो भैया यहाँ से हमको समझ में आता है कि हाँ, जो रिएक्शन अपने एनर्जी को रिलीज कर रही है, मतलब जिसका एंथैल्पी माइनस में है, वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है, वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। बट यहाँ पे कुछ चीजें दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है, सुनो, कुछ ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है जो स्पॉन्टेनियस है। सही सुना बच्चों आपने, ये फॉर्मूला तो फेल हो गया। क्यों, देयर आर सम एंडोथर्मिक रिएक्शन जो क्या है बच्चों, स्पॉन्टेनियस है। कौन कौन से, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। जो आपका आइस है, जब आइस मेल्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या कर रहा है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इट इज नॉट रिलीजिंग द एनर्जी, इट इज एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। तो इस टाइम पे भी आपका डेल्टा H पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, इस टाइम पे भी आपका डेल्टा H क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव ही रहेगा। जो आपका HCl है, जब वो कन्वर्ट हो रहा है, कंबाइन टूटता है, H और Cl में कन्वर्ट हो रहा है, इस टाइम पे आपकी डेल्टा H की वैल्यू रहती है 431 किलो जूल, ये भी पॉजिटिव ही है, समझ रहे हो। जब आपका शुगर वाटर में ऐड हो रहा था, उसका डेल्टा H का वैल्यू भी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव ही है। तो ये थ्योरी तो फेल हो गई, ये थ्योरी तो फेल हो गई, मतलब फेल नहीं हो सकती, हम लोग फेल नहीं कह सकते, बट हाँ पूरी तरीके से सही नहीं है। एनर्जी आपकी पूरी तरीके से सही नहीं कह सकते हो आप, कि आपने कहा कि जो स्टेबल होगा उसके अंदर लो एनर्जी होगी, बिल्कुल सही, यहां तक तो आप सही थे। अगर लो एनर्जी है तो मतलब आपके रिएक्शन में आपको क्या करना है, एनर्जी को लूज करना है। अगर आप एनर्जी लूज करोगे तो मतलब आपकी डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अगर नेगेटिव में आएगी तो आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, ठीक है, आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। बट हमको क्या समझ में आया, हम लोग को यह पढ़ने मिला कि कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है जो क्या होती है बच्चों, स्पॉन्टेनियस होती है। इवन एक और बात आपको बताऊं, इवन कुछ ऐसी रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस होती हैं जिनमें आपका डेल्टा H 0 होता है, मतलब आपका डेल्टा H चेंज ही नहीं हो रहा। कौन सा, मान लो आपके पास एक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, आपका एसिटिक एसिड रिएक्ट हो रहा है किसी भी अल्कोहल से, हाँ किसी भी अल्कोहल से, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये रिएक्शन पढ़ी हुई है आप लोगों ने, यहाँ पे H2। ये क्या है, जब आपका एसिड और अल्कोहल रिएक्ट होता है तो क्या बनता है बच्चों, ईस्टर। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ईस्टरिफिकेशन। ये पढ़ा हुआ है, ये मैंने पढ़ाया है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एंड ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में डेल्टा H का वैल्यू क्या होता है, 0, मतलब आपका डेल्टा H चेंज नहीं होता, और ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है।
ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भैया सिर्फ अकेला खड़ा नहीं रह सकता, आपका जो एंथैल्पी है ये अकेला खड़ा नहीं रह सकता आपको स्पॉन्टेनिटी समझाने में। तो हम लोगों ने बच्चों एक चीज समझी, सही है, जो हमको स्पॉन्टेनिटी समझाने की कोशिश कर रहा था बट थोड़ा फेल हो गया भैया। इसके बाद आता है हमारा एंट्रोपी। अब एंट्रोपी भी हमको समझाता है। एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस। जैसे मान लो आपका एक सॉलिड है, ठीक है, मान लो आपका आइस इज अ सॉलिड, ठीक है, आइस क्या है बच्चों? सॉलिड है। आइस कन्वर्ट होता है वाटर के अंदर। वाटर क्या है बच्चों? आपका लिक्विड है। अब आप सोचो, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है वो चिपके चिपके होते हैं ना, वहीं लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा दूर होगा उसका रैंडमली अरेंज होने का पैटर्न उतना ही ज्यादा पॉसिबल होगा, मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना कि उसके अंदर रैंडमनेस आ सकती है। जो सॉलिड होगा उसके अंदर रैंडमनेस की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, सारे मॉलिक्यूल एक लाइन से अरेंज रहते हैं सॉलिड के अंदर, पर लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर रैंडमनेस बढ़ती है। दैट रैंडमनेस इज नथिंग बट एंट्रोपी। सही बात है। तो यहां पे हमको यह भी समझ में आता है कि जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो आपकी स्पॉन्टेनिटी भी बढ़ेगी, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसकी बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, वहां पे मैं आपको एंट्रोपी और बेटर तरीके से समझाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एंट्रोपी इसकी कुछ खामियों को पूरा करता है, फिर आपका गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, चाहिए, और फिर हम लोग समझेंगे एक्चुअल में कि भैया आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। सही है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने यह भी कहा था कि 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। जैसे आपका फर्स्ट लॉ क्या कहता था? फर्स्ट लॉ कहता था कि आपका एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट वो कितना कन्वर्ट हो रहा है, क्या वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, क्या वो थोड़ा बहुत कन्वर्ट हो रहा है, ये बातें हमको नहीं बता रहा था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ बताता है। सेकंड लॉ हमको ये कहता है कि कभी भी एनर्जी का कन्वर्जन 100% नहीं होता। समझ रहे हो? अगर आप लाइट अपनी ज्यादा समय तक चलाओगे ना तो आपकी लाइट हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, देखा होगा आप लोग ने। या फिर आप अपना फोन भी ज्यादा टाइम तक चलाओगे तो आपका फोन भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी की पूरी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही, वो कुछ हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, कुछ हीट वहां पे वेस्ट भी हो रहा है। सही है। सो 100% कन्वर्जन भी पॉसिबल नहीं है, ये भी कहा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो ऐसे कई सारी बातें हैं बच्चों जो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। जितनी भी चीजें मैंने समझाई हैं वो आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी, दिमाग में बैठी होंगी। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, सही है। इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, मैं मिलता हूं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडी। बाय बाय।